जय मां शारदे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अलका मिश्रा एंड मैं आप सभी का अशोका आईएएस एकेडमी के इस मंच में हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर दिशा में चल रही होगी। फ्रेंड्स, आई एम अलका मिश्रा. I have qualified assistant professor exam many time with sociology subject and मैं आप सभी को यूपीपीसीएस मेंस के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए उसे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति सम्माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं और ये कथन है, Umbrella cannot stop the rain. Umbrella cannot stop the rain, but can make us stand in rain. जो छाता है ना, वो बारिश को तो बंद नहीं कर सकता है, वो बरसात को तो नहीं बंद कर सकता है, पर हमें बारिश में खड़े होने का साहस देता है। वो हमें इस लायक बनाता है कि हम बारिश में खड़े रह सके। उसी प्रकार से कॉन्फिडेंस may not bring success but gives us power to face many challenges in life. इसी प्रकार से जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये सफलता तो नहीं देता, लेकिन हमें जीवन की जो विपरीत परिस्थितियां हैं ना, उससे मुकाबला करने की शक्ति देता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस किसी भी समस्या से निपटने में आसानी होती है। और जो आप लोग सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए इस पर निरंतर काम करते रहिएगा और आप सभी को आपकी मंजिल मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का सोशियोलॉजी की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। हम पेपर फर्स्ट को देख रहे हैं, इसके पार्ट ए को, और हम फर्स्ट टॉपिक को ही देख रहे हैं। इसमें हम समाज शास्त्र के उद्भव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उस कड़ी में हमने नीड ऑफ सोशियोलॉजी को देखा, इसके कुछ कंपोनेंट्स को हमने मार्क्स किया कि कौन कौन से कंपोनेंट है नीड ऑफ सोशियोलॉजी के। हमने हायरार्की ऑफ साइंसेस को थोड़ा सा देखा कि किस प्रकार से समाज शास्त्र जो है जटिल है और जो गणित है वो आसान है, और ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। हमने सोशियोलॉजी की मीनिंग को देखा, इसके शाब्दिक अर्थ को देखा। हम व्हाट इज सोशियोलॉजी को देख रहे हैं। इस कड़ी में हमने इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को देखना शुरू किया है और हम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के 3 धाराओं को देख चुके हैं। हमने ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी के लिए मुख्य रूप से 4 क्रांतियों को जिम्मेदार माना है और इन्हें ही हम देख रहे हैं। इस कड़ी में हम कमर्शियल रेवोल्यूशन को देख चुके हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी देख चुके हैं। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी देखा है। हमने देखा कि किस प्रकार से जो फ्रांसीसी समाज था उसमें असमानता चरम पर थी, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी थी और जो शासक है उन्हें जनता के प्रति जो संवेदनशीलता है वो बिल्कुल नहीं थी। उनकी जनता के जो दुख सुख है उससे उनका कोई सरोकार नहीं था, और जो धर्म में भी लोग थे, धार्मिक चर्च से जुड़े हुए जो लोग थे, वो भी सिर्फ वैभवशाली जीवन जीने में ही विश्वास रख रहे थे और उनका जनता के सुखों से कोई लेना देना नहीं था। और जनता किस प्रकार से इन दोनों वर्ग को अपने कंधे पे उठाए इनका बोझ ढो रही थी। तो फ्रेंड्स, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा। आप अगर प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको एक बार देख लेना चाहिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखने से पहले।
यदि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन को नहीं देखा है तो एक बार देख सकते हैं। हमने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो परिणाम अंततः आए थे, जिसने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये तीन जो है तत्व जो है पूरी दुनिया के समक्ष ये फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ही आए थे, और जिसने पूरी दुनिया की बौद्धिकता को नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया। और यह कहीं ना कहीं जो सामुदायिक भावना थी, जो समुदायवाद की भावना थी, वह मानववाद और व्यक्तिवाद की भावना की ओर जाती हुई यहाँ से प्रतीत होती है, और यहाँ से समाज में तेजी से परिवर्तन होता है। तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा था। फ्रेंड्स, आइए हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है औद्योगिक क्रांति। फ्रेंड्स, आप फिगर देख रहे हैं कि इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ही ऐसी परिस्थिति हुई कि तेजी से वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, जिसके कारण ढुलाई की जरूरत हुई, माल ढुलाई के लिए, लोगों के आवागमन के लिए चीजें। तो ये देखिए कि यह जो है धुएं से चलने वाली रेलगाड़ी है, और ये देखिए ये एक वर्कशॉप है, कारखाना है, जहाँ पे बैठ के महिलाएं कपड़े बुन रही हैं, सिल रही हैं, और ऐसे ही कुछ यहाँ पे रुई तगाई वगैरह का काम हो रहा है इस फिगर में, और इसमें भी कुछ इंजन वगैरह लोग ले जा रहे हैं। तो ये फिगर है ताकि हमें एक पता चले कि क्या क्या कुछ फिगर हमारे सामने आ जाएगा, तो हम आगे हमें इंटरेस्टेड रहेगा पढ़ने के लिए, और हमें एक तस्वीर सामने हमारी होगी तो पढ़ाई आसान हो जाएगी। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं औद्योगिक क्रांति। फ्रेंड्स, औद्योगिक क्रांति अपने आप में एक बड़ा उसका व्यापक पैमाना है, उसका व्यापक दायरा है। हमें औद्योगिक क्रांति को ऐसे हिस्ट्री के रूप में नहीं पढ़ना है, हमें सोशियोलॉजी के हिसाब से पढ़ना है, और इतना पढ़ना है कि औद्योगिक क्रांति का किस प्रकार से प्रभाव रहा, कि उसने समाज में क्या परिवर्तन लाया, जिससे समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुई। हमें सिर्फ समाज शास्त्र की उत्पत्ति के लिए औद्योगिक क्रांति को पढ़ना है, न कि औद्योगिक क्रांति को पूरे ऐसी औद्योगिक क्रांति के रूप में पढ़ना है। औद्योगिक क्रांति को आप पढ़ेंगे, यह अपने आप में व्यापक चैप्टर है, और इसे आप हिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे, और हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का जब आप पढ़ते होंगे, जो आप मेंस में है, तो उसके लिए आप डिटेल में इसे पढ़ रहे होंगे। लेकिन हिस्ट्री के पढ़ने का नजरिया अलग होता है, और सोशियोलॉजी के लिए जब आप पढ़ते हैं तो इसका नजरिया अलग होता है, क्योंकि आपको उन कारणों को खोजना होता है समाज की संरचना में कि क्या परिवर्तन आए, कैसे आए, जिन्होंने समाज शास्त्र की उत्पत्ति में योगदान दिए। तो हमें सिर्फ इसके हिसाब से इसके लिए ही पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1760 से इसके आसपास मानी जाती है। ये कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है। ये जो है क्रांति जो है इंग्लैंड में होता है, और इस क्रांति से क्या होता है कि पूरी जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है वह पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। सामाजिक और आर्थिक जो होता है व्यवस्था होती है वो पूरी प्रकार से बदल जाती है, और न सिर्फ यह यूरोप में होता है। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव जब अन्य क्षेत्रों में होता है तो आप देखेंगे कि पूरे विश्व में जो उत्पादन की प्रणाली है, जो तरीके हैं, उसमें व्यापक परिवर्तन आते हैं। चीजें तेजी से बदलनी शुरू हो जाती हैं। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन होता है औद्योगिक क्रांति के कारण। जब चीजें बदलने लगती हैं सामाजिक और समाज में क्या होता है कि पहले जो फ्यूडल समाज है यूरोप का, तो उसके स्थान पे अब नया मध्यम वर्ग उत्पन्न होता है, और वह पूंजीवादी, यानी वो काम करता है और उसके पास पूंजी एकत्रित होने लगता है।
और जो ये पहले के जो फ्यूडल थे वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब भूमि का, चूंकि जो पहले भूमि का जो महत्व होता है वह कम हो जाता है, भूमि का महत्व जो होता है कम हो जाता है। और चूंकि उद्योग धंधे चलाने के लिए आर्थिक स्थिति की, पैसे की जरूरत होती है, पूंजी की जरूरत होती है, तो जो यहाँ पे जो फ्यूडल होते हैं, सामंत होते हैं, वही सामंत जो है अपनी पूंजी को, चूंकि पैसा इनके पास होता है, तो ये अर्थव्यवस्था में लगाते हैं। और जो मिडिल वर्ग होता है वो व्यापारी होता है, वो व्यापार करता है। तो इस प्रकार से पूरे जो सामाजिक जो ढांचा है, ताना बाना है, उसमें परिवर्तन आता है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। पहले दास और किसान और सामंत का संबंध होता है, अब वह तेजी से परिवर्तित हो रहा है, एक संक्रमण का दौर चल रहा है जब औद्योगिक क्रांति चल रही होती है। तो जब सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आता है, लोगों के पास पैसे आने लगते हैं, उत्पादन की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। पहले क्या होता है, छोटे छोटे मशीन होते हैं, उनसे चीजें बनाई जाती हैं और अपने उपभोग के लिए बनाई जाती हैं, व्यक्तिगत उपभोग के लिए बनाई जाती है। अब व्यापक पैमाने पर जब उत्पादन होता है तो अब उन उत्पादों को किसी और को बेचा जाना है, किसी और तक पहुंचाया जाना है। तो फिर क्या होता है कि नए नए क्षेत्रों की खोज होती है, नए नए क्षेत्रों की खोज होती है। लोग विभिन्न देशों में जाते हैं और अपनी, देखेंगे कि इंग्लैंड जो है का सूरज, एक समय था कि ब्रिटेन का सूरज जो है, कहा जाता है कि कभी अस्त नहीं होता था। उसका कारण यही था कि उसने इस नए नए क्षेत्रों की खोज की तलाश में वो देश के, विश्व के विभिन्न कोनों में गए और लगभग सभी देशों में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। फिर वहां पे व्यापार करने लगे और धीरे धीरे वहां की वो राजनीतिक जो वहां की परिस्थिति थी उसमें हस्तक्षेप करने लगे और इस प्रकार से अपनी बुद्धि और वहां की परिस्थिति का, जो षड्यंत्र की परिस्थिति होती है लगभग हर जगह में, हर देशों में, उसका ये लाभ उठाते हैं और अपनी जो है राजनीतिक जो स्थिति है उसे सुदृढ़ करते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड, जब सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होता है तो इन लोगों के पास धन होता है और ये और उत्पादन करना चाहते हैं, इसलिए नए नए क्षेत्रों की खोज करते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, इससे क्या होता है, वाणिज्य और व्यापार की खोज होती है कि किस प्रकार के और व्यवसाय किए जा सकते हैं, किस प्रकार से विश्व के किस कोने में क्या चीज उत्पादित हो सकता है, उसका क्या उत्पादन की क्षमता है किस क्षेत्र में, और किस जगह पे क्या उत्पादित होता है, उसे लाके ये इंग्लैंड में दे सकते हैं और इंग्लैंड की चीजों का जो लोग उत्पादित कर रहे हैं मशीन से, उन्हें विश्व के अन्य हिस्सों में कैसे पहुंचाए। तो इस प्रकार से एक प्रकार से वाणिज्य और व्यापार के विभिन्न तरीकों की खोज होने लगती है, नए नए क्षेत्रों का यहाँ पे खोज शुरू होने लगता है, नए नए क्षेत्रों की खोज शुरू होती है। इससे क्या होता है कि शहरों के विकास में योगदान मिलता है। अब चूंकि अब जो व्यापारी हैं वो एक नए प्रकार से स्थान की विकास करते हैं, तो उसे शहरों के रूप में देखा गया। वो शहरों का विकास करते हैं। जो पुराने जो तरीके के शहर थे, जो सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक होते थे, जो पहले के शहर होते थे वो सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक होते थे, लेकिन जब व्यापारिक जो शहर बनते हैं वो सिर्फ पूंजी के केंद्र होते हैं, पूंजी के केंद्र होते हैं। और एक तरह से अगर हम सोशियोलॉजी के लिए कहें तो ये शोषण के केंद्र होते हैं, शोषण के केंद्र होते हैं। यहाँ पे मानवता का शोषण किया जाता है, तभी तो समाजशास्त्र की जो अध्ययन की आवश्यकता है यहीं से उत्पन्न होके आती है। तो इस प्रकार से वाणिज्य और व्यापार की खोज से शहरों का विकास होता है। चूंकि अब नए नए वर्ग हैं, नए नए लोग हैं और उन्हें नए तरीके से नए प्रकार के संबंधों को स्थापित करना होता है, इसलिए वो नए प्रकार के शहर का विकास करते हैं। और जहां पे फैक्ट्रियां होती हैं उसी के आसपास ये जो शहर होते हैं उनका विकास होता है और उत्पादन तेजी से होने लगता है और इसका नतीजा यह होता है कि मांग में भी वृद्धि होने लगती है।
चीजों की मांग में भी वृद्धि होने लगती है। अब बहुत सारे देश हो जाते हैं व्यापार करने के लिए, तो उन देशों से व्यापार करने के लिए, उन देशों को अपना माल पहुंचाने के लिए ये लोग व्यापक पैमाने पे जहाज का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां से चीजें लाते हैं अपने देशों का। तो एक प्रकार से चारों तरफ मांग क्रिएट होता है। नए प्रकार के मध्यम वर्ग भी हो जाते हैं जिनके पास पैसे हो जाते हैं व्यापार करने से, तब उन्हें भी अपनी जरूरत पूरा करने के लिए चीजों की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से यह मांग भी उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स एक बार और इसे देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति 1760 के आसपास इंग्लैंड में होती है और इसने पूरे यूरोपीय, न केवल इंग्लैंड और यूरोपीय को समाज को बल्कि पूरे विश्व को व्यापक तौर पर प्रभावित किया, क्योंकि उत्पादन के जो तरीके हैं, नए तरीके आने से लोगों की जिंदगी में व्यापक परिवर्तन आता है। अब चीजें जो है मनुष्य के हाथों के बजाय अब मशीन से होने लगता है। मशीन से होने लगता है तो एक तो तेजी से होता है और इनकी संख्या भी अधिक होती है, इनकी संख्या भी अधिक होती है। इसलिए लोग अब इसके क्या फायदा होता है कि लोगों के पास अब पुराने तरीके से काम नहीं करके नए तरीके के काम के बारे में उन्हें सोचना होता है। तो इस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन आता है। ये सामाजिक है, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन आता है और इसके लिए नए नए क्षेत्रों की खोज की जाती है, वाणिज्य व्यापार की खोज की जाती है। इसी क्रम में शहरों का विकास होता है और मांग में तेजी से वृद्धि होती है। फ्रेंड्स हम पूरी जो औद्योगिक क्रांति है उसे दो प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। एक आर्थिक स्थिति में क्या प्रभाव हुआ और दूसरा सामाजिक स्थिति में क्या प्रभाव हुआ। आर्थिक और ये सामाजिक स्थिति के प्रभाव को हम समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए यह क्यों जरूरी था, इसने क्या योगदान निभाया था। तो हम आर्थिक व्यवस्था में, संरचना में क्या परिवर्तन हुआ उसे देखते हैं। फ्रेंड्स पहले उत्पादन की जो पुरानी प्रणाली है उसमें बदलाव आता है। अब नवोन्मेष होता है, इनोवेशन होता है। इनोवेशन होता है, इसमें क्या होता है कि नए नए औजार आते हैं, नए नए औजार आते हैं, नई नई तकनीक का विकास होता है, नई तकनीक का विकास होता है। तो है ये नई तकनीक का विकास होता है। उत्पादन के प्रबंधन में भी तेजी आता है, उसका भी विकास होता है। उत्पादन जब तेज होगा तो उत्पादन के प्रबंधन की जरूरत होगी। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के तरीके खोजे जाते हैं कि किस प्रकार से, और उसी क्रम में विभिन्न प्रकार के औजार आते हैं, तकनीकी आती है और उत्पादन के प्रबंधन के तरीकों की खोज होती है। इसका परिणाम यह होता है कि वस्तुओं का जो उत्पादन है वो तेजी से बढ़ता है। वस्तुओं का जो उत्पादन है वस्तुओं का जो उत्पादन है वो तेजी से होता है, वह तेजी से होता है वस्तुओं का उत्पादन। और इससे फैक्ट्री प्रणाली की अब चूंकि सामान तेजी से उत्पादित हो रहे हैं, फिर उनको रखने का तरीका होगा, क्योंकि चीजें अगर व्यवस्थित नहीं रखी जाएंगी तो वो खराब हो सकती हैं, और उनका किस प्रकार से परिवहन किया जाएगा, इस तरह की चीजें सोची जाने लगती हैं। वस्तुओं के उत्पादन में तेजी आता है और इस प्रकार से फैक्ट्री प्रणाली का शुरुआत होता है। और यहीं से क्या होता है, पूंजीवादी समाज का उदय होता है। पूंजीवादी समाज का उदय होता है, नए नए पूंजीपति वर्ग उत्पन्न होते हैं और जो ये फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी ये खत्म हो जाता है। ये जो सामंतवादी समाज था वो खत्म हो जाता है, सामंत लोग खत्म हो जाते हैं और बहुत सारे सामंत, चूंकि भूमि पे उनका अधिकार होता है पहले से और इनके पास धन होता है, लेकिन अब भूमि पे चूंकि अब पूंजी पे लोग पूंजी की ओर मुख करने लगते हैं तो भूमि की ओर
अब भूमि की जरूरत नहीं होती है, लेकिन चूंकि इनके पास पैसा होता है तो ये लोग भी पूंजी वर्ग में, जो पूंजीपति वर्ग है, इसमें ये लोग शामिल हो जाते हैं। जो ये फ्यूडल लोग होते हैं, जो सामंत लोग होते हैं, ये इसमें शामिल हो जाते हैं और कुछ नए लोग भी शामिल हो जाते हैं और एक नए प्रकार के उद्योगपति का वर्ग का, उद्योगपतियों के वर्ग का जन्म होता है। उद्योगपतियों के वर्ग का जन्म होता है। तो इस प्रकार से सामाजिक जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन क्या आता है कि जो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है, जो भूमि पे आधारित व्यवस्था है, वो देखेंगे कि वो ध्वस्त हो जाती है और पूंजी पे आधारित नए समाज का, नई आर्थिक व्यवस्था का उदय होता है। क्या होता है फ्रेंड, 1767 में स्पिनिंग 67 है, में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार होता है, जो एक प्रकार का जो चरखा टाइप से होता है, जो सूत काटता है और कपड़े बुनता है। तो स्पिनिंग जेनी के आने से तेजी से कपड़े बुनने के तरीके में परिवर्तन आता है। 69 में क्या होता है कि एक वाटर फ्रेम मशीन का निर्माण होता है। 1769 में एक वाटर फ्रेम मशीन का निर्माण होता है। यह मशीन बहुत बड़ी होती है और इसके लिए एक बहुत बड़े इमारत की जरूरत होती है और यहीं से एक प्रकार के फैक्ट्री या कारखाने की जो अवधारणा है, यहीं से निकल से आती है। यहीं से सोच में जो होता है, लोगों के सोच में आने लगता है कि कारखाना की जरूरत है, क्योंकि अब एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें मशीन जो है फिट बैठ सके। और उसके बाद क्या होता है कि यहीं से फिर गोदाम प्रणाली की भी जरूरत महसूस होती है कि चीजों को जो उत्पादित है उन्हें संरक्षित भी रखना चाहिए। इसी प्रकार से 79 में म्यूल का आविष्कार होता है और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की तकनीकी और औजार की, विभिन्न प्रकार की मशीनों का खोज होता है और इस प्रकार से ये जो मशीनें हैं, ये पूरी सामाजिक संरचना में व्यापक परिवर्तन करते हैं। लोगों के जो संबंध होते हैं, पहले भूमि से जुड़े होते थे तो किसान और सामंत के संबंध होते हैं, वो संबंध बदल जाते हैं और अब उद्योगपति और कामगार के संबंध, नए प्रकार से संबंध होते हैं। वो उद्योगपति और कामगार के बीच का संबंध शुरू होता है। तो इस प्रकार से हम देखे हैं आर्थिक जो संरचना में क्या बदलाव होता है कि विभिन्न प्रकार के इनोवेशन होते हैं, विभिन्न प्रकार के टूल्स निर्मित होते हैं, टेक्निक्स आती है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन हाई लेवल पे होता है। जब प्रोडक्शन हाई लेवल पे होता है तो उसके लिए एक फैक्ट्री की नुमा स्थान की जरूरत होती है और इस प्रकार से जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, इसका निर्माण होता है और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के निर्माण के साथ ही जो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है, यानी सामंतवादी समाज है, वो ध्वस्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आर्थिक प्रभाव, आर्थिक संरचना में प्रभाव। अब हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना में यानी समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, हम देख रहे थे कि कमर्शियल रेवोल्यूशन के साथ ही चीजें बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। अब कागज की मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, बीमा, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। अब चूंकि जब ये पूंजीवादी समाज में परिवर्तित हो जा रहा है तो यहाँ पे बैंक आते हैं, बड़े पैमाने पे बीमा कंपनियां आती हैं, बहुत सारे कार्यालय की, विभिन्न प्रकार के कार्यालय की कल्पना की जाती है, बहुत सारे निगम, कॉर्पोरेट ऑफिस खुलते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से पूंजीवादी समाज में एक नए प्रकार के वर्ग का उदय होता है। अब इसमें काम करने वाले विभिन्न तरह के लोग होंगे, जो पहले के सामंतवादी समाज में, जो कि भूमि के पर आधारित था, सामंतवादी समाज से बिल्कुल अलग होगा।
ये जो होगा, इसके जो सोचने का तरीका होगा, इसके संबंधों का जो प्रकार होगा, वो सामंतवादी समाज से बिल्कुल डिफरेंट होगा, अलग होगा। फिर पहले लोग गांव में रहते हैं, वहां पे गांव में खुले आकाश के नीचे जमीन ज्यादा है, वहां पे काम कर रहे होते हैं, तो उनके जो स्वास्थ्य है, उनका जो तरीका है, सब चीजों में अंतर होता है। लेकिन जब वो शहर में आते हैं, फैक्ट्री जहां होगी वो शहर होती है, उसके आसपास वो रहते हैं, तो यहाँ पे उन्हें एक कंजस्टेड एरिया में, कम जगह में, एक संकीर्ण व्यवस्था में अधिक देर तक काम करना होता है। जब वो गांव में काम कर रहे होते हैं तो वो अपनी सुविधा के अनुसार काम कर रहे होते हैं। जब उन्हें आराम करने की जरूरत होती है तो वो आराम कर लेते हैं, पर जब वो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो जितने घंटे उन्हें काम करना है, मशीन पे खड़ा होना है, मशीन पे बैठना है, जो कुछ भी करना है, उतने देर उन्हें काम करना ही होता है। उन्हें उसमें आराम करने की नहीं सहूलियत नहीं होती है, जगह की कमी पड़ती है। एक प्रकार से प्रदूषण, जब वो कम जगह में रहते हैं बहुत सारे लोग, तो प्रदूषण की स्थिति निर्मित होती है, गंदगी होती है। अब चूंकि परिवार के लोग जो होते हैं पहले, वो उसमें बच्चों का ख्याल रखते हैं, महिलाएं होती हैं, तो जो फ्री होता है वो बच्चों का ख्याल रख लेता है, और महिलाएं घर का काम करने के साथ साथ पूरा उत्पादन की प्रणाली में अपना योगदान दे रही थी। पर अब ये शहर में है, अब ये एक व्यवस्थित है, यंत्रीकृत है कि किस प्रकार से करना है, ये सब चीजें निर्धारित है। तो महिलाएं भी काम पे जाती हैं, घर में नहीं रहती हैं, तो बच्चों के पालन पोषण पे प्रभाव पड़ता है। बच्चे भी काम करते हैं, जो बच्चे थोड़े बड़े हैं उनको भी काम पे लगाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि पूरा उनका जीवन है वह परिवर्तित हो जाता है। इनके जीवन में एक प्रकार से विषमता आ जाती है, इनके जीवन में विषमता आ जाती है। ये लोग प्रकृति से दूर हो जाते हैं और इनके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं जन्म लेती हैं। इसी दौरान जब उत्पादन की प्रणाली में तेजी आती है, आवश्यकता की चीजें जब उत्पादित होने लगती हैं, तो जनसंख्या में भी वृद्धि होता है, और जब जनसंख्या में वृद्धि होता है तो और भी उत्पादन की जरूरत होती है, और भी फैक्ट्री स्थापित होती है, और इस प्रकार से शहरीकरण में भी वृद्धि होती है। अब जो है फैक्ट्री जहां भी स्थापित किया जाता है वहां के आसपास लोग जाके रहने लगते हैं, और इस प्रकार से शहरों का निर्माण होने लगता है। तो शहरों का भी निर्माण होता है, और क्या होता है, नए वर्ग का उदय होता है। नए वर्ग का उदय को कौन से लोग होते हैं, ये कामगार लोग होते हैं। पहले तो दो ही प्रकार के लोग थे, सामंत थे और किसान, और सामान्य वर्ग ज्यादा तौर पे किसान ही हुआ करते थे। लेकिन अब इनकी कैटेगरी बढ़ जाती है, भिन्नता इसमें आ जाती है। भिन्नता के साथ साथ इसमें विषमता भी आ जाती है। जो कामगार होते हैं, प्रबंधक होते हैं, पूंजीपति होते हैं। इस प्रकार से नवीन जो है नवीन व्यवस्था जो होती है निर्मित होती है। एक नवीन व्यवस्था जो होती है निर्मित होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। पूंजीवादी समाज का उदय होता है, लोग गांव से शहरों की ओर जाते हैं और उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन आता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, शहरीकरण होता है और नए वर्ग का उदय होता है। तो यह था औद्योगिक क्रांति का समाज पे प्रभाव, और हमने देखा था अर्थव्यवस्था पे प्रभाव। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के हम देखते हैं कि कुछ चीजें निकल के आती है। मिला जुला परिणाम जो होता है वो क्या होता है औद्योगिक क्रांति का। अब जो है जो श्रमिक है, अब इनकी स्थिति पे चर्चा होने लगती है। श्रमिकों की स्थिति को
चर्चा का केंद्र बनाया जाता है, क्योंकि अब इनकी जो समस्या है वो प्राकृतिक समस्या नहीं है। अब इनकी समस्या प्राकृतिक नहीं है। पहले क्या माना जाता था कि गरीबी है तो वो प्राकृतिक समस्या है, लेकिन अब तो जो ये लोग गांव से शहर में आ गए हैं और इन्हें तंग बस्तियों में रहना पड़ रहा है, घंटों काम करना पड़ रहा है, सोने और जीवन की अन्य चर्या के लिए, इनके जीवन की अन्य कार्यों के लिए, दैनिक चर्या के लिए समय नहीं मिल रहा है, बच्चों का अच्छे से पालन पोषण नहीं हो रहा है, तो एक प्रकार की अव्यवस्था का निर्माण होता है। इनकी स्थिति जो होती है श्रमिकों की वो दयनीय होती है, और ये समस्या प्राकृतिक नहीं होके यह समाज द्वारा निर्मित होता है। तो इस प्रकार से यह सामाजिक समस्या होता है, और यही से समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए तत्व मिलते हैं कि समाज इनकी समस्या को समझने का प्रयास करने के क्रम में समाजशास्त्र की उत्पत्ति को तत्व मिलते हैं। दूसरा कारण क्या होता है फ्रेंड्स? चीजों में तेजी से रूपांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्म का दौर चल रहा होता है, ट्रांसफॉर्म का दौर चल रहा है, चीजों में तेजी से रूपांतरण हो रहा है। पहले क्या था कि भूमि और मालिक का संबंध था, अब पूंजीपति और कामगार के वर्ग का उदय हो रहा है। डिफरेंस बस इतना है कि नाम बदल गया है, लेकिन जो शोषण है उसके तरीकों में परिवर्तन नहीं आया है। शोषण है उसमें परिवर्तन नहीं आया है। तभी आप देखेंगे कि मार्क्स जैसे लोग आते हैं और वो श्रमिकों के हितों के लिए, श्रमिकों के पक्ष में अपनी बातों को रखते हैं, उनकी समस्याओं को तेजी से उठाते हैं। अब इसका रूपांतरण का चिंतन पे, सामाजिक चिंतन में तेजी से प्रभाव पड़ता है। अब संपत्ति का जो प्रभाव को लेके मार्क्स और वेबर जैसे कुछ लोग, मार्क्स और वेबर जैसे विद्वान इस रूपांतरण पर चर्चा करते हैं, और इस रूपांतरण को वो प्राकृतिक नहीं मान के सामाजिक मानते हैं, और इस कारण सामाजिक है। इसलिए अगर समस्या सामाजिक है तो इसका समाधान भी सामाजिक ही होना चाहिए। इसी प्रकार से शहरीकरण तो बढ़ता ही है, और ये जो शहरीकरण है ये पुराने शहरों से अलग है, भिन्न है। पुराने जो शहर है वो सभ्यता और संस्कृति का केंद्र होते हैं, वो लोगों को राहत देते हैं, आनंद के लिए होते हैं। पर जो अब जो शहरीकरण है ये शोषण का केंद्र है। यहाँ पे मानवता का शोषण हो रहा होता है, यहाँ मानवता का शोषण हो रहा होता है, यहाँ पे मानवता का शोषण हो रहा है। क्या होता है कि प्रौद्योगिकी का विकास होता है, विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी का विकास होता है, और आप देखेंगे स्टीम इंजन आता है, और जो होती है संचार क्रांति में तेजी से परिवर्तन होता है, परिवहन प्रणाली तेजी से विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार से तेजी से चीजें परिवर्तित होती हैं। कारखाना का प्रणाली का विकास होता है, जो कारखाना प्रणाली है उसका विकास होता है, और इससे वस्तुओं के उत्पादन में तेजी आती है, और कुल मिला के इसका प्रभाव यह होता है कि उत्पादन से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आता है। इसका प्रभाव होता है कि समाज में दो धुरी हो जाती है। एक तो जो बुर्जुआ लोग होते हैं, जो संपन्न होते हैं, साधन संपन्न लोग होते हैं, जिनके हाथ में पूंजी होती है, और दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं जिनके पास श्रम होता है। तो इस प्रकार से समाज दो प्रकार से स्पष्ट हिस्सों में बढ़ जाता है। इनकी स्थिति बेहतरीन होती है और इनकी स्थिति दयनीय होती है, और इस प्रकार से जो होता है बौद्धिक, मानसिक और व्यवहारिक रूप से यांत्रिक समाज का, यह एक प्रकार का यांत्रिक समाज है, यानी कि सब कुछ फिक्स है, निश्चित है। यहाँ पे ऐसे समाज का विकास होता है कि जहाँ पे सब कुछ पहले से निश्चित है और उसी ढांचे में काम करना है। एक फ्रेम सेट कर दिया जाता है, उसी फ्रेम में सबको काम करना होता है, उसमें किसी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो इस प्रकार से यह जो श्रमिक है उनके लिए तो शोषण का केंद्र हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बौद्धिक वर्ग आता है
वो निश्चित तौर पे इनकी जो समस्याएं हैं इसे प्राकृतिक नहीं मान के सामाजिक मानता है। और इस प्रकार से सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन आया होता है, चूंकि जो श्रमिक होते हैं ये गांव को छोड़ के शहरों में आते हैं, तो इनके पारिवारिक जो संरचना है, जो सामुदायिक भावना है, उसमें तेजी से परिवर्तन आता है। तो इन चीजों का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति किस प्रकार से समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान करता है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए जो बौद्धिक वर्ग है उसके जो है थोड़े से उनके योगदान को देख के फिर हम सम अप करने का प्रयास करेंगे। चारों क्रांतियों को हम सम अप करने का प्रयास करेंगे ताकि चीजें एक साथ लाके क्लियर की जा सके और आपको चीजें जो उद्भव है समाजशास्त्र का वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। कहते हैं कि सक्सेस इज व्हेन योर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ। और सफलता का मतलब तभी है जब आपकी जो सिग्नेचर है ना वो आपके ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए। तो तब तक आपको मेहनत करना है जब तक कि आपका सिग्नेचर आपके ऑटोग्राफ में तब्दील नहीं हो जाता है। और वास्तव रूप में मेहनत करने का मतलब तो यही है। और मेहनत किया जाए तो कुछ भी पाया जा सकता है। मेहनत के द्वारा उद्यमेन ही सिद्ध्यर्थ कार्याणि न मनोरथ। तो मनोरथ रखने से ही नहीं होता, मनोरथ भी रखिए और उद्यम भी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी क्लास में आए, आपने क्लास को वॉच किया, इसके लिए थैंक यू। आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के दौरान तकनीकी परिवर्तन का विवेचना कीजिए जिसने समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान दिया। या फिर तकनीकी क्रांति का तकनीकों ने किस प्रकार समाज की संरचना में परिवर्तन किया जिससे समाजशास्त्र की उत्पत्ति का सूत्रपात हुआ। या फिर सामाजिक संरचना को किस प्रकार से तकनीकों ने प्रभावित किया। इस प्रकार से कोई भी एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं और क्वेश्चन लिखते रहना चाहिए। इससे हमारा अभ्यास जो होता है अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। और कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है कि कोई चीज आपको उतना ही जानना है जितना हमें सोशियोलॉजी के इमरजेंस के लिए जरूरत है। ऐसा नहीं है कि औद्योगिक क्रांति को हमें बहुत डिटेल में जानना है। अगर ऐसा किसी का प्रश्न है तो आप इसके लिए हिस्ट्री के लिए आपको जब हिस्ट्री का क्लास होगा तो उसमें आप इसे बहुत डिटेल से जान सकते हैं। आपको बस औद्योगिक क्रांति के कारण समाज की संरचना में क्या परिवर्तन आया इससे जानना है ताकि आप समाजशास्त्र के उद्भव को समझ सके। तो फ्रेंड्स, क्लास वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।